दोस्तों, आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग सु- बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग 5 में 30 प्रश्नों के सुपर 30 भाग 2 में हैं। और आज आप सभी की सीटीईटी की बेहतर तैयारी के लिए 30 प्रश्नों का सेट लेकर हम आए हैं और हम उस प्रश्न को बारी बारी से आपके बीच रखेंगे। आप इसके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। मैं बाद में आपको उत्तर बताता भी चलूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किनका कथन था? कोहलबर्ग, गार्डनर, पियाजे, स्किनर। कोहलबर्ग, गार्डनर, पियाजे, स्किनर। आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका सही जवाब है पियाजे। सही जवाब पियाजे है। बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है पियाजे का। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अर्थात संज्ञानात्मक, बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री या किस बाल मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन है, ए में ब्लूम, बी में पियाजे, सी में विलियम और डी में स्किनर। आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही जवाब है पियाजे, यानी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हम लोग बी पर टिक लगा देंगे, याद कर लेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत डैश गतिविधियों पर बल दिया जाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा, आप लोग जानते होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है। यानी विद्यालय व्यवस्था के केंद्र में बच्चे होते हैं। जो पहले शिक्षा दी जाती थी उसमें विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक केंद्र में होते थे, अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी जिसमें शिक्षक ही सब कुछ करते थे। बच्चा सिर्फ मुँह मुँह मौन रह करके वो देखते रहते थे, जिसको मूक दर्शक कहा जाता था। तो यह शिक्षा प्रणाली उपयोगी नहीं होती थी। लेकिन जब से आधुनिक शिक्षा प्रणाली आई है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों को केंद्र में रख करके पाठ्य योजना या शिक्षण गतिविधियों को चलाने का निर्देश दिया। और आज हम इसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं। और उसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है तरह तरह की योजनाओं को बनाते हैं, तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। बच्चों की आवश्यकता अनुसार, बच्चों की उम्र, बच्चों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार वो सारी गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो उसके अंतर्गत डैश गतिविधियों पर बल दिया जाता है। ए में है हस्तपरक। हस्तपरक का मतलब है हाथ, हाथ से जो किए जाने वाले कार्य हैं, जो जिसको हम कहते हैं जो ऐसी गतिविधियां जिसमें हमारे एक तरह से मांसपेशियों का उपयोग अधिक से अधिक होता है। दूसरा है भावपरक। भाव का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां जिसमें सिर्फ भावना है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वस्तुपरक, विचारपरक। तो इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है, अर्थात सही जवाब इसका हो जाएगा हस्तपरक। यानी इसको मैंने टिक लगा दिया, आप इसको याद रख लेंगे, याद करेंगे। तो अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं? किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली, यानी 3 ध्रुव होते हैं?
यानी शिक्षा की जो भी गतिविधियां हैं वो 3 ध्रुव पर होते हैं। एक ध्रुव उसका शिक्षक, दूसरा ध्रुव बालक और तीसरा ध्रुव उसका पाठ्यक्रम होता है। तो यह किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार कहा गया? तो इसका ऑप्शन है ए में गार्डनर, बी में है स्किनर, सी में है जॉन डीवी और डी है पियाजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी। आप लोग जान लें कि जॉन डीवी अमेरिका के एक बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक थे। सी इसका सही जवाब होगा। जॉन डीवी को याद हम लोग रखेंगे। हम लोग आगे चले। अब प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं बल्कि देश के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। आप समझ सकते हैं कि अभी की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। तो आज के शिक्षक को शिक्षा और शिक्षा पद्धति के बारे में तो जानना ही है, बल्कि एक और भी चीज़ है जिसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। वो क्या है? तो ऑप्शन ए में है समाज, बी में है शिक्षार्थी, सी में है अभिभावक और डी में है विभाग। तो आप जान लीजिए कि एक शिक्षक को शिक्षा और शिक्षा पद्धति के अलावा सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है किसी के बारे में जानना तो वो है शिक्षार्थी के बारे में उसको जानना पड़ता है। तो शिक्षार्थी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। छठा प्रश्न है, जो बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं उनके लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, उन बच्चों की आवश्यकताएं विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती। उन बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे हर बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, यानी बच्चा जो है उसी गतिविधि में दिलचस्पी लेता है जिस गतिविधि में उसकी आवश्यकताओं का समाधान होता है। चाहे पारिवारिक की आवश्यकता है, चाहे वो मित्र मंडली की आवश्यकता है, या उसकी अपनी व्यक्तिगत जो आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब विद्यालय नियत समय पर आते हैं और बिल्कुल एकदम अंतिम समय तक बने हुए रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो बीच में ही विद्यालय छोड़ करके भाग जाते हैं। तो क्यों भाग जाते हैं? इस पर अनुसंधान हुआ तो ये पाया गया। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। ए ऑप्शन तो हम पढ़ दिया। बी देखिए, बी में है उन्हें घर की याद आती रहती है। सी है उन्हें विद्यालय के बच्चे चिढ़ाते और परेशान करते रहते हैं। डी है उन्हें शिक्षकों से डर लगता रहता है। तो सबसे उपयुक्त इसका जो जवाब है वह ये जवाब है, सबसे उपयुक्त जवाब है कि उन बच्चों की आवश्यकताएं, किन बच्चों की आवश्यकताएं? जो बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं उन बच्चों की आवश्यकताएं विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं। बिल्कुल ये जो है इसका सही जवाब है और इसको हम याद रखेंगे। अब इसका तर्क जान लें कि कैसे ये सही है। तो वास्तव में होता क्या है कि जिन बच्चों को विद्यालय की गतिविधि में मन नहीं लगता है वही बच्चे भागते हैं। अब मन नहीं लगने का मतलब है कि उनकी आवश्यकता कुछ है, परिवार में जो समस्या है, परिवार में जो स्थिति है, परिवार में जो भी मतलब माता पिता या मतलब परिवार के लोगों के बीच जो भी बातें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि परिवार के लोगों ने उसको जोर के बनाना पूछ दिया, लेकिन बच्चा देखता है कि उसके मन के मुताबिक या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके मुताबिक पढ़ाई नहीं हो रही है, या उस पढ़ाई में उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है और वो भाग जाता है। देखेंगे कि खेल में बच्चा ज़्यादा अभिरुचि लेता है, तो कहीं न कहीं वह जो पारिवारिक जो परेशानी है उस परेशानी में बच्चा वहाँ खेल करके विद्यालय में उस परेशानी से उन्मुक्त हो जाता है। अगर बहुत सारे निर्धन परिवार के बच्चे हैं जो परिवार में भी मतलब कुछ जटिल समस्याओं से जूझते रहते हैं और उनको विद्यालय की गतिविधियों में भी जटिलता है, घर पर भी डांट पड़ती है और विद्यालय में भी उनको डांट लगती है, तो वो बच्चे विद्यालय के माहौल से उब जाते हैं और घर के माहौल से थोड़ा अलग माहौल यानी विद्यालय का माहौल आनंददायी मिलता है, खेल खेल में पढ़ाई मिलती है, तो वो बच्चे भागते नहीं हैं। ठीक है,
हम लोग 7वां प्रश्न की ओर चलें। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए इस समस्या को सुलझाता है, यानी कौन सा विषय या कौन सा उसको कहते हैं कि क्षेत्र जो है इस समस्या को सुलझाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो ए में है ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, बी में है शिक्षा शास्त्र, सी में है दर्शन शास्त्र और डी है मानव विज्ञान। तो सबसे इसका उपयुक्त जवाब है 7वां का ए होगा। ए में क्या है तो बाल मनोविज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान जो है वही बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए इस समस्या का समाधान बताता है। क्योंकि हम क्या करते हैं बाल मनोविज्ञान में बच्चे के साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, उनकी प्रवृत्ति को पढ़ते हैं, उनकी खासियत, किस उम्र में उनके अंदर कौन सा विचार चल रहा है, किस उम्र में उनकी कौन सी समस्या है। जब शिक्षक इसको जान लेते हैं और तब टॉपिक का चुनाव करते हैं, तब पाठ्य योजना का चुनाव करते हैं और पढ़ाने के तरीके का चुनाव करते हैं। तो ये जो है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए यह बाल मनोविज्ञान ही बताता है। ठीक है, अब हम लोग 8वें सवाल पर चलेंगे। 8वां सवाल है सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको आप CCE कहते हैं, तो ये व्यापक का क्या आशय है। तो व्यापक का आशय ऑप्शन ए में है विस्तृत अध्ययन, बी में है शिक्षा का विस्तार, सी में है शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना, और डी है कोई सही नहीं। तो यानी व्यापक का यहाँ पर सबसे सटीक जवाब, सबसे उपयुक्त जवाब है सी, शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। यानी कहने का मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, सतत का मतलब लगातार, अब मूल्यांकन तो आप समझ रहे हैं कि बच्चे ने अधिगम कितना प्राप्त किया है, अधिगम का स्तर क्या है, इसको मापने का एक मतलब स्तर जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो और इसमें व्यापक का मतलब होता है कि बच्चों का जो शैक्षिक और शैक्षिक जो पक्ष है उस तमाम पक्षों को शामिल करते हुए बच्चों में कितनी वृद्धि हुई या कितना विकास हुआ। तो इस विकास को परखने की जब योजना बनाई जाती है तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्ष जो इसमें, यानी इसको कहते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, यानी उसके 3 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है उसके ज्ञान की अभिवृद्धि यानी अधिगम में वृद्धि, और भावात्मक का मतलब हुआ उसके अंदर जो सांवेगिक जो विकास है वह हुआ, और मनोक्रियात्मक का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो काम करने की क्षमता है, मतलब मांसपेशियों के उपयोग करने की जो क्षमता है, शारीरिक कार्य करने की जो क्षमता है, तो सभी पक्षों की सभी क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई या कितना विकास हुआ, इसको मापने का एक जो है जरिया है सतत व्यापक मूल्यांकन। अब हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां है डैश शिक्षा को प्रदर्शित करता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न परिणाम का कारण हो सकता है। यानी इसमें जो है कौन सी चीज़ है जो जैसे ऑप्शन में ए में है समाजशास्त्र, बी में शिक्षा शास्त्र, सी में मनोविज्ञान और डी में है बाल मनोविज्ञान। तो यानी इसमें चारों ऑप्शन में कौन सबसे सही है जो खाली स्थान में भराएगा, तो इसका जो सबसे सटीक जवाब है वो है डी, इसको हम लोग बाल मनोविज्ञान कहेंगे। डी जो है वो बाल मनोविज्ञान है, ये इसका सबसे सही जवाब। यानी बाल मनोविज्ञान ही शिक्षा को एक तरह से प्रदर्शित करता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न परिणाम का कारण हो सकता है। आप देखेंगे कि बच्चों में जो भिन्नता होती है वो भिन्नता के कई कारक होते हैं, आनुवंशिक गुण है, सामाजिक परिवेश है, आर्थिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो बाल मनोविज्ञान इन सारे कारणों के बारे में अध्ययन हमको कराता है। अब 10वां सवाल है, प्रश्न करने या उत्तर देने के संदर्भ में अध्यापक को बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण के किस सिद्धांत का परिचायक है। यानी किसी भी अध्यापक को, किसी भी शिक्षक को बच्चों के साथ प्रश्न करने
या उत्तर सुनने के मौके के समय में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब किसी से हम ज़्यादा पूछ लेते हैं और किसी से हम कुछ भी नहीं पूछते हैं, ये भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो किस सिद्धांत के मुताबिक? प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो इसका सबसे सटीक जो जवाब होगा वह होगा लोकतांत्रिक सिद्धांत। यानी वर्ग में भी लोकतंत्र का पालन हमें करना है, सभी को उचित समय उचित प्रतिनिधित्व हमें देना चाहिए। तो 20 का सबसे सही जवाब होगा। 11वां है प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने में किनका विशिष्ट योगदान है? ए में है स्किनर का, बी में है वाइगोत्स्की का, सी में है पेवलॉव का और डी में है जॉन डीवी का। तो प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने में किनका विशिष्ट स्थान है? तो इसमें सबसे सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी का। जॉन डीवी अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे हमारा सवाल है 12वां, बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल विकसित करने का काम किस शिक्षा के अंतर्गत होता है? ए में मॉन्टेसरी शिक्षा, बी में मानवतावादी शिक्षा, सी में संरचनावादी शिक्षा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल विकसित करने का काम किस शिक्षा के अंतर्गत होता है? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा 10वां का बी, मानवतावादी शिक्षा। अब है 13वां है एक साधन के रूप में मस्तिष्क के कितने रूप हैं? एक साधन के रूप में मस्तिष्क के कितने रूप हैं? 1, 3, 4, 2। एक मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं और एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं, इसको हम लोग जान लें। 14वां है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ए में है दबाना चाहिए, बी में दबाना नहीं चाहिए, सी में कभी दबाना चाहिए कभी नहीं और डी है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दबाना नहीं चाहिए, यानी 14वां का हो जाएगा बी। यानी बिल्कुल हमारा जो है यही सही है, 14वां का बी होगा। इसको इस तरह से टिक लगा देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। 15वां है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत किस कक्षा समूह के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जिसको कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी हर दरवाजे पर प्राथमिक शिक्षा चली जाए, मतलब कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसी के अंतर्गत हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय या एक जो है मतलब विद्यालय को खोलने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई। तो इसी योजना के अंतर्गत तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के अंतर्गत जो आता है क्लास, वो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ए में है 1 से 8, बी में है 1 से 5, सी में 1 से 10, डी में है 1 से 12। तो इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा कि इसका 1 से 8 तक के जो बच्चे, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य मानी गई। यानी कोई भी व्यक्ति है जिस मैंने उसको एक तरह से लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार का ये कर्तव्य भी है, जिसको हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक भी इसको पढ़ते हैं। बाद में सरकार ने इसको इस अधिनियम में लाया भी। यानी वर्ग 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की मतलब एक तरह से योजना है सरकार के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, 16वां प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया है? आप लोग जानते होंगे इसको, विद्यालय सरकारी विद्यालय के बोर्ड पर लिखा हुआ भी देखेंगे। सब पढ़ें सब खेलें, बी में है सब पढ़ें सब लिखें, सी में है सब पढ़े सब बढ़े, डी में है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सही जवाब। सब पढ़े सब बढ़ें, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलें। 17वां सवाल है, मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आप लोग जानते होंगे कि मध्याह्न भोजन जो स्कीम शुरू हुई थी वह भारत के एक ऐसे राज्य से शुरू हुई थी जो दक्षिण भारत में है। और एक तरह से आप को मैंने कुछ संकेत दिया, फिर ऑप्शन पर विचार करते हैं। ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात, डी में है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग दें जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। उसके बाद 17वां सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 17वां सवाल है, ए में है 4 अगस्त 2008 में, बी में 5 सितंबर 2010 को, सी है 4 सितंबर 2009 को, और डी है 4 अगस्त 2009 को। तो 17वां का सबसे उपयुक्त जवाब होगा डी। डी होगा। और डी क्या है? तो 4 अगस्त 2009 को शिक्षा अधिकार अधिनियम लोकसभा में इसी दिन पारित हुआ था। अब 18वां सवाल है, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, किनका कथन है? ये कथन बहुत प्रसिद्ध है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। तो अब इसका ऑप्शन है 18वां का, ए में है स्टर्न का, बी में है एल.एम. टर्मन का, और सी में है पिंटर का, और डी में है वुडवर्थ का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वुडवर्थ का हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। 19, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए में है बीने टर्मन स्टर्न, बी में है वुडरो थॉमसन, सी में है हेनमॉन, और डी में है वेसलर। तो 19वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सबसे सही जवाब, और बीने टर्मन स्टर्न, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां सवाल है, प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिदर्श सिद्धांत कई बार पूछा भी है। तो ए में है स्पीयरमैन, बी में है थॉर्नडाइक, सी में है जेपी गिलफोर्ड, और डी में है थॉमसन। यानी प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो थॉमसन थे। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, थॉमसन। आगे हम लोग चलें। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया गया है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 3 प्रकार के। यानी ए में 4 प्रकार से, बी में 7 प्रकार से, सी में 8 प्रकार से, डी में 3 प्रकार से। तो 21वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा यानी 8 प्रकार से। बुद्धि के 8 प्रकार माने गए हैं गार्डनर के अनुसार। ठीक है, सी इसका जवाब हो जाएगा। अब 22वां है, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड, ए में है आर.बी. कैटिल, बी में हावर्ड गार्डनर, सी में बीने, डी में थॉमसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर.बी. कैटिल। आर.बी. कैटिल इसका सही जवाब होगा, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के प्रतिपादक। 23 में है, सूचनाओं का संकेतन किस घटक का महत्वपूर्ण अंग है? सूचनाओं का संकेतन जो है, ए में है ज्ञानार्जन घटक का, बी में है उच्च घटक का, सी में निष्पादन घटक का, और डी में उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो इसका हो जाएगा सबसे सही जवाब हो जाएगा निष्पादन घटक का, यानी इसका सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, 24वां है, मनोवैज्ञानिक वेसलर द्वारा निर्मित बुद्धि लब्धि के अनुसार श्रेष्ठ बुद्धि का परिसर क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि का परिसर नहीं, श्रेष्ठ बुद्धि जो है कितने से कितने आईक्यू वाले को सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का रेंज उसको माना जाता है। ए में है 110 से लेकर 119 आईक्यू वाले का, बी में है 90 से 109 आईक्यू वाले का, सी में 120 से 129 आईक्यू वाले का, डी में 80 से 89 आईक्यू वाले का।
तो श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि जो है वो माना गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी सी जो हो जाएगा 120 से 129। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी हमारा जो है ये 25वां सवाल है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ये भाषा चैप्टर का सवाल है। ए में स्वनिम, बी में रूपिम, सी में वाक्य विन्यास, डी में अर्थ विन्यास। तो 25 का सबसे सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई है वो है स्वनिम। स्वनिम इसको कहेंगे। ए इसका जवाब हो जाएगा सही। ए में हम लोग टिक लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वां है, एक भाषा शिक्षक के रूप में हम लोग बच्चों की किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? खेलने के लिए, माने हम यहाँ ये भाषा शिक्षक के रूप में, यानी कौन सी ऐसी गतिविधि बच्चों की है जो भाषा शिक्षण में सहायक है, उसको हमें प्रोत्साहित करना है। खेलने के लिए ए में, बी में शांत होकर वर्ग में बैठने के लिए, सी में नटखट युक्त क्रियाकलापों में शामिल नहीं होने के लिए, और डी है आपस में बातचीत करने के लिए। आप देखेंगे कि हम लोगों का जो विश्वास है वो क्या है, हम लोग क्लास में जाते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं अगर बातचीत कर रहा है तो उसको हम लोग मना कर देते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं और शांत होकर के बैठने के लिए कहते हैं। क्या यह भाषा शिक्षक का हम काम कर रहे हैं? भाषा शिक्षक का जो काम है वह बच्चों में भाषा का विकास, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना। अब जैसे कोई बच्चा है, घर पर किसी घटना के बारे में वो दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, अपनी टूटी फूटी भाषा में बात कर रहा है, दूसरा बच्चा भी उसी घटना के बारे में कुछ कह रहा है, और हम लोग जा कर के क्लास में उसको डांट देते हैं, डपट देते हैं और शांत होकर बैठने के लिए कहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे की भाषा का जो विकास था, जो चल रहा था विकास, बातचीत के दौरान वो रुक जाता है। तो हमें क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? आपस में बातचीत करने के लिए। अगर कोई बच्चा आपस में बातचीत कर रहा है, इसका मतलब उसका भाषा का विकास हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, आपस में बातचीत करने के लिए। 27वां है, भाषा विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को नकल के माध्यम से सीखता है? किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है अपने आसपास की जो भाषा है वो नकल के सिद्धांत या नकल करके सीखता है? ए में है बेंड्यूरा का सिद्धांत, बी में है परिपक्वता का सिद्धांत, सी में अनुकरण का सिद्धांत, और डी है अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा बेंड्यूरा का सिद्धांत। ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले किस कारक के अनुसार यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं तो उनमें भाषा का विकास विलंब से होता है? आप ये देखेंगे जिस परिवार में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक साथ यदि बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा तुतलाता है दूसरा बच्चा भी देखेगा कि वो भी तुतलाने लगता है। एक बच्चा अगर सही ढंग से नहीं बोल पाता है, दूसरा बच्चा भी उसका नकल करने लगता है। तो ये जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। एक ही साथ कई बच्चे अगर जन्म लेते हैं या छोटे छोटे उस परिवार में कई बच्चे हैं तो आपस में नकल करके वो भाषा का विकास करते हैं। तो ये है संवेगात्मक तनाव, द्विभाषावाद, बहुजन्म, और डी है स्वास्थ्य। इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा बहुजन्म, यानी ये उस परिवार में बहुत सारे बच्चे का जन्म हो गया जिसके चलते भाषा की समस्या उस परिवार में होगी या भाषा को विकसित होने में थोड़ा समय लगेगा। 29वां सवाल है, खाली स्थान है, डैश चिंतन का मुख्य तत्व है। क्या है चिंतन का? आप लोग देखेंगे चिंतन भाषा चैप्टर का सवाल है, और उसमें चिंतन जो चैप्टर है उसमें बताया जाता है कि किसी भी समस्या, कोई भी व्यक्ति जो है उसके जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तभी वो चिंतन के लिए प्रेरित होता है और तब वो समस्या समाधान की ओर बढ़ता है। और किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में नहीं है तो वो चिंतन की ओर नहीं बढ़ता है। तो ये चिंतन का मुख्य तत्व क्या है? ए में है द्वंद्व, बी में संकल्पना, सी में वाद विवाद, डी में कोई सही नहीं। तो 29 का सबसे सटीक जो जवाब होगा वो है बी, संकल्पना। यानी किसी भी चीज़ की संकल्पना पहले किया जाता है,
का परिदृश्य बुना जाता है, उसके बारे में कल्पना की जाती है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में उसके आकार या उसके आयाम के बारे में विचार किया जाता है, तब चिंतन आता है, प्रेरित होता है। तो संकल्पना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का जो सवाल है वो अंतिम हमारा सवाल है, सृजनात्मक चिंतन का दूसरा नाम क्या है? सृजनात्मक चिंतन यानी ऐसा चिंतन जो हमें नई चीज़ों को जन्म देने के लिए प्रेरित करता है, या नई विचारधारा के लिए प्रेरित होता है, या नए कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो इसको कहेंगे सृजनात्मक चिंतन। एक होता है विध्वंसात्मक चिंतन, और ये हमारा सृजनात्मक चिंतन है। चिंतन का दूसरा नाम क्या है? तो ए में अभिसारी चिंतन, बी में आत्मकेंद्रित चिंतन, सी में अपसारी चिंतन, और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी किसे कहते हैं? अपसारी कहने का मतलब है कि हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और उसका चिंतन का आयाम और आकार बढ़ता चला जाता है। हम बहुत सारे बिंदुओं पर अगर कोई समस्या है तो हम उसको एक केंद्र में शुरू करते हैं, लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके समस्या के सारे आयामों पर विचार कर लेते हैं, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। इसको अपसारी चिंतन कहेंगे। तो अपसारी चिंतन जो है वह इसका सृजनात्मक चिंतन का दूसरा नाम है। तो इस तरह से 30 सवाल और 30 हमारे जवाब। इस सवाल और जवाब में हम लोगों ने ध्यान ये रखा है कि इसमें जो है 3 चैप्टर से